कि हम लोग अध्याय 2 को पढ़ रहे थे भूगोल का, जिसका नाम था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसमें हम लोगों को स्पेशली ये पढ़ना है कि हमारी पृथ्वी का विकास किस प्रकार से हुआ है या उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। साथ ही साथ हम लोगों को और भी बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है, जैसे कि तारों का निर्माण किस प्रकार से हुआ या सौरमंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ, ये सभी हम लोगों को देखना है। जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता था वो हम बनाए हैं। साथ ही साथ इस नोट्स में जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो यदि 2 या 3 लाइन में बन सकता था तो हम उसको भी बनाएं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यदि हम लोग पहला प्रश्न के साथ स्टार्ट करें तो पहला प्रश्न हम लोगों का है कि निहारिका परिकल्पना किसने दिया। यदि हम लोग निहारिका परिकल्पना के बारे में बात करें तो इसको लाप्लेस के द्वारा दिया गया था, ठीक है, लाप्लेस के द्वारा दिया गया था। इससे पहले निहारिका परिकल्पना के बारे में इमैनुअल कांट ने बताया था, परंतु उन्होंने इसका नामकरण कुछ इस प्रकार से किया नहीं था। लेकिन जब निहारिका परिकल्पना में थोड़ा बहुत सुधार करके लाप्लेस ने क्या किया, सुधार किया, तो उसके बाद फिर उन्होंने उसका नाम दिया निहारिका परिकल्पना, ठीक है। आगे यदि बात करें तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लाप्लेस ने निहारिका परिकल्पना कब दिया। यदि लाप्लेस का निहारिका परिकल्पना के बारे में बात करें तो यह दिया गया था 1796 ईस्वी को, ठीक है, 1796 ईस्वी को दिया गया था। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि ऑटो शिमिट और कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना का संशोधन कब किया। देखिए, एक होता है संशोधन करना और एक होता है नए तरीके से बोलना। जब संशोधन के बारे में आप लोगों को बोला जाए तो इसका मतलब होता है कि कोई नियम कोई पहले बोल चुका है या कोई नियम पहले कोई दे चुका है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार जब किया जाता है तो उसको कहा जाता है संशोधन करना, ठीक है। तो निहारिका परिकल्पना जो लाप्लेस द्वारा दिया गया था, इसी में ऑटो शिमिट और कार्ल वाइजास्कर ये 2 व्यक्ति थे, 2 भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने क्या किया, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया और वो संशोधन 1950 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न पर, इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकणों से बनी थी। यह कथन किसका था। यदि हम लोग बात करें तो उन लोगों ने जब सुधार किया निहारिका परिकल्पना में तो उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड किया, और थोड़ा सा ऐड किया था कि उन लोगों का मानना था कि जो सौर निहारिका से घिरा हुआ है, मतलब सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकणों से बनी हुई थी। मतलब जो हम लोग बात कर सकते हैं सूर्य का, तो जिस निहारिका से घिरी हुई थी वो किससे बना हुआ था, हाइड्रोजन से था, हीलियम से था और धूलकण से। इन तीनों चीज़ों से मिलकर के बना हुआ था। और ये कथन किसका था, तो ये कथन ऑटो शिमिट का था और कार्ल वाइजास्कर का था, ठीक है। ऑटो शिमिट और कार्ल वाइजास्कर इन दोनों ने मिलकर के ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया। यदि बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बात किया जाए तो ये सिद्धांत एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया था, ठीक है, एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि बिग बैंग सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो हर एक को कुछ ना कुछ और भी नाम दे सकता है। तो ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बात करें तो इसको भी और एक नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, ठीक है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से इसको जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि लाप्लेस ने निहारिका परिकल्पना को किस प्रकार परिभाषित किया। लाप्लेस ने जब बताया कि निहारिका से सब कुछ बना हुआ, चाहे ग्रह वगैरह ये सब, तो उन्होंने ये सिद्धांत किस प्रकार से दिया। तो यदि हम लोग बात करें तो लाप्लेस के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। मतलब लाप्लेस ने बताया कि ग्रहों का निर्माण जो है वो धीमी गति से जो घूम रहे थे बादल, जैसे कि यहाँ पर गैस के बादल के बारे में बात कर रहा है। गैस के बादल में 3 चीज, हीलियम, हाइड्रोजन और धूलकण, ये तीनों चीज़ों का जो बादल था वो घूम रहा था, और यही घूमते घूमते क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है ग्रह का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे इसको और अलग वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत अच्छी प्रकार से परिभाषित किया गया है। जैसे कि हम लोगों का अगला प्रश्न है, निहारिका क्या है। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि निहारिका परिकल्पना दिया, या तो फिर चारों ओर घूमता हुआ निहारिका से हुआ, तो आखिर ये निहारिका होता क्या है। तो निहारिका को आप लोग सिंपल बोल सकते हो कि हाइड्रोजन गैस का बादल। जैसे आप लोग बादल देखते हो तो बादल आसमान में, पानी का बादल, जलवाष्प का बादल आप लोग देखते हो, ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग में जिसको निहारिका नाम दिया तो वो हाइड्रोजन गैस का बादल था, या फिर आप लोग बोल सकते हो हीलियम गैस का बादल था,
या फिर धुलकन था। ठीक है, तो ये तीनों से मिल करके जो बादल हुआ करता था उसी को निहारिका के नाम दिया गया था। ठीक है, आगे यदि क्वेश्चन पर आते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी प्रारंभिक मत किसने दिया। अब जैसे कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया अलग अलग तरीके से कि पृथ्वी जो है किस प्रकार से बना है, तो आखिर कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो सबसे पहले बोला था कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है या ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। तो इस बात को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने कहा था उनका नाम था इमैनुअल कांट। इससे रिलेटेड आप लोगों का एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इमैनुअल कांट जो थे वो कहाँ के निवासी थे। ठीक है, तो इमैनुअल कांट जो थे वो जर्मनी के दार्शनिक थे। दार्शनिक क्या होता है इसको आप लोगों को बताए हैं कि दार्शनिक अलग अलग जगह पर घूमते हैं, उसी के साथ वो जो भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, जो उनको लगता है कि ये मेरे काम का हो सकता है, उन सभी चीज़ों को वो लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे लोगों को दार्शनिक कहा जाता है। तो यदि हम लोग इमैनुअल कांट के बारे में भी यदि बात करें तो इमैनुअल कांट भी एक दार्शनिक थे, और कहाँ के दार्शनिक थे? जर्मनी के दार्शनिक थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि ग्रहों का निर्माण संबंधी अवधारणा चैम्बरलेन और मोल्टन ने कब दिया। चैम्बरलेन और मोल्टन ये दोनों व्यक्ति भी जो थे, ये दोनों भूगोल शास्त्री जो थे, इन लोगों ने भी बताया कि ग्रहों का निर्माण किस प्रकार हुआ, और इन्होंने जो बताया था वो 1900 ईस्वी को बताया था। लेकिन ऐसा भी आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि ग्रहों के निर्माण से संबंधित इन लोगों ने जो अपनी अवधारणा दिया था, अपना जो नियम दिया था, वो आखिर क्या था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आप लोगों का हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड किए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों का जो पहले का नोट्स था उसमें बहुत कम था, इसमें जो आप लोगों को मिलेगा, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारा का सारा जो आप लोगों का इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, जो आपको यदि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन दे तो भी काम देगा, और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देगा तो भी काम देगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है कि चैम्बरलेन और मोल्टन ने ग्रहों के निर्माण संबंधी क्या अवधारणा दिया, मतलब उन्होंने क्या अवधारणा दिया, क्या नियम दिया। तो यदि बात करें इसका आंसर पर, तो इसमें बताया जा रहा है कि उनके अनुसार ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा, इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया, इसे ग्रह कहा, या तो फिर इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ। यदि नहीं समझ में आया तो इसको और एक बार समझा देते हैं। तो चैम्बरलेन और मोल्टन ये दो भूगोलवेता थे जिन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मांड में क्या हुआ कि हमारा जो सूरज है, सूरज के सामने से ही और एक तारा गुजर करके गया। ठीक है, अब हमारा सूरज पहले से है, उसके सामने से और एक तारा गुजर के गया तो उसका भी अपना गुरुत्वाकर्षण होगा, और उसका गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ कि हमारा सूरज से क्या हुआ, कुछ सिगार के आकार का, मतलब कुछ धुआं के आकार का जो है बहुत सारा जो है गैस टाइप का निकलने लगा, और हमारे जो सूरज है उसी के चारों ओर क्या हुआ, घूमने लगा। और उसी के बाद फिर क्या हुआ कि ये धीरे धीरे समय के साथ ये इसका घनत्व बढ़ता चला गया और एक जगह पर आकर के जमा होता चला गया, और इस प्रकार से क्या हुआ कि ये धीरे धीरे जो है ग्रह के रूप में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये बात बताया था चैम्बरलेन और मोल्टन ने। ठीक है, आगे यदि क्वेश्चन पर आते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि चैम्बरलेन और मोल्टन की अवधारणा का किसने समर्थन किया। अब देखिए, आप भी मान लेते हैं वैज्ञानिक है, अब आपके बात को हमको भी लगेगा कहीं ना कहीं कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, और हम भी यदि वैज्ञानिक है तो हम आपका सपोर्ट करेंगे कि हाँ बिल्कुल ये जो बोल रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है। ठीक उसी प्रकार चैम्बरलेन और मोल्टन ने जो अवधारणा दी थी उसी का समर्थन में और भी दो व्यक्ति आए, जिनमें से पहला का नाम था सर जेम्स जीन्स और दूसरा का नाम था सर हेराल्ड जेफरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है कि चैम्बरलेन और मोल्टन की अवधारणा को किसने समर्थन दिया। तो किसने समर्थन दिया था, तो सर जेम्स जीन्स ने, और दूसरा का नाम था हेराल्ड जेफरी। ठीक है, इन दोनों ने जो है उनका समर्थन किया था। आगे जैसे हम लोगों का क्वेश्चन है कि सूर्य के साथ एक और तारा होने का बात कहा गया, इसे किस सिद्धांत के नाम से जाना गया। इसको द्वितारक सिद्धांत के नाम से जाना गया, जिसको अंग्रेजी में जो है बाइनरी थ्योरम्स कहा जाता है या बाइनरी थ्योरीज कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन का यदि बात किया जाए, देखो बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया कि वास्तव में पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो उसी बीच कौन से वैज्ञानिक ने ये बात कही थी, इसके बारे में आपका किताब में डिटेल में नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे जिस प्रकार हम लोगों का यहाँ पर जिस प्रकार से सूरज है, उसी प्रकार सूरज के पास और एक तारा हुआ करता था।
ठीक है। और इस सिद्धांत को जो है द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाना गया, मतलब द्वैतारक मतलब दो तारे का होना, ठीक है। तो ये सिद्धांत दिया गया था, इसी को बाइनरी थ्योरीज भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है कि द्वैतारक सिद्धांत जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको बाइनरी थ्योरीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करते हैं प्रश्न पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत कौन सी है। अब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया, जैसे कि किसी ने बताया कि सूरज के पास और एक तारा था और उसी के बाद क्या हुआ कि उसी से निर्माण हुआ। कुछ ने कहा कि सूरज के चारों ओर क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण के कण घूम रहे थे और धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ। लेकिन एक सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत, जिसके अनुसार क्या हुआ कि एक छोटा सा कण था, ठीक है, उसका घनत्व बहुत ज़्यादा था और तापमान बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण क्या हुआ कि वो अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद फिर क्या हुआ कि वो चारों ओर बिखर करके अलग अलग हो गया। और जो सबसे बड़ा कण था उसी के चारों ओर जो है उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों ओर जो है वो छोटे छोटे कण घूमने लगे और इसी प्रकार से जो है सूरज और उसके चारों ओर ग्रह का निर्माण हुआ था, ठीक है। इसी का नाम दिया था बिग बैंग सिद्धांत। तो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत जो है इसी के आधार पर जो है पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकों का मानना है और इसी के कारण सर्वमान्य सिद्धांत कहा गया है इसको, बिग बैंग सिद्धांत को, ठीक है। तो यदि आप लोगों का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो सर्वमान्य सिद्धांत है, मतलब जिसको सभी मानते हैं कि ऐसे हुआ होगा, तो ये सिद्धांत कौन सा है, तो ये सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। आगे हम लोगों का जैसे क्वेश्चन है कि एडविन हब्बल ने बिग बैंग सिद्धांत को किस प्रकार समझाया। जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले क्वेश्चन पढ़े ना कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया था। तो एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया था तो ऐसे ही तो नहीं दिया होगा, तो उन्होंने भी उसको समझाने के लिए अपना कुछ अवधारणा दिया था, अपना कुछ सिद्धांत दिया था या अपना कुछ नियम दिया था। उनके नियम के आधार पर यदि बात करें तो एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया था, मतलब जो नियम उन्होंने दिया था उसके लिए उन्होंने प्रमाण भी दिया था, सबूत भी दिया था। और क्या दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, समय बीतने के साथ साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। एडविन हब्बल कहते हैं कि जब क्या हुआ कि एक छोटे से कण का जब विस्फोट हुआ और वो चारों ओर बिखर गया, तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वो फैलता चला गया, ठीक है, मतलब वो एक दूसरे से दूर होता चला गया। और वो जो है जिसके कारण क्या हो रहा है कि आकाशगंगा भी एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो देखो कि आप लोग कभी अपना दादा दादी या नाना नानी से पूछोगे तो वे लोग बताते थे कि रात के समय आप लोग वे लोग जब तारा को देखते थे तो सामने सामने लगभग तारा दिखाई देते थे। लेकिन आज यदि आप लोग तारा को देखोगे तो देखोगे वो एक दूसरे से दूर दूर देखने को आप लोगों को मिलेगा, या तारा बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल सी बात है, तारा हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा दूर है और बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण जो है हमारे जो वायुमंडल में धूलकण वगैरह है, जिसके कारण क्या होता है उसका प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और वो तारा हम लोगों को या तो टिमटिमाते हुए नजर आता है या तो फिर नजर ही नहीं आता है। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि अब जैसे जैसे ब्रह्मांड धीरे धीरे फैलता जा रहा है तो वो तारा भी तो एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, और तारा जैसे जैसे एक दूसरे से दूर होता जा रहा है तो वो सामने नहीं हो रहा है, और सामने नहीं हो पाने के कारण उसको हम लोग आसानी से नहीं देख पाते हैं, या तो फिर उतना ज़्यादा पहले जितना दिखाई देता था आज उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। इसी बात को जो है एडविन हब्बल ने बिग बैंग सिद्धांत के रूप में दर्शाया और इसी के आधार पर उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, धीरे धीरे फैलता जा रहा है या ब्रह्मांड का धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है, ठीक है। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग की घटना कब हुआ था। यदि हम लोग बात करें बिग बैंग की घटना के बारे में तो कहा जाता है कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, मतलब आज से 13.7 अरब वर्ष पहले जो है बिग बैंग की घटना घटी थी। और ये समय इतना लंबा समय है कि जिस वैसे तो सिंपल सी बात है कि जब बिग बैंग की घटना हुई नहीं थी उस टाइम जीव जंतु वगैरह कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये घटना जब घटी उसके कई हजार साल, कई लाखों साल बाद या कई करोड़ों साल बाद जो है मनुष्य का विकास हो पाया था, ठीक है। कहा जाता है कि ये जब जिस टाइम विकास हुआ था ना, मतलब बिग बैंग की घटना जब घटी थी उसके यदि हम लोग देखें कुछ समय के बाद, लगभग 3 मिनट के बाद कहा जाता है, तो कुछ समय के बाद 45
सॉरी 3 मिनट हम बोल रहे हैं, कुछ लाख साल बाद, ठीक है, कुछ लाख साल बाद क्या हुआ कि उसका तापमान जो है 45,000 डिग्री केल्विन तापमान घट गया था, ठीक है। मतलब पहले 45,000 डिग्री केल्विन तापमान को यदि जोड़ दिया जाए तो ये इतना ज़्यादा गर्मी होता है, इतना ज़्यादा गर्मी कि यदि आप इसके सामने लोहा को भी लेके जाओगे तो ये आराम से पिघल जाएगा तुरंत, ठीक है। तो उसी के आधार पर यदि हम लोग बात करें अगला क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान पदार्थ का तापमान कितना कम हो गया। मतलब जब बिग बैंग का घटना हुआ उस टाइम हर एक पदार्थ का जो है तापमान बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद फिर जब बिग बैंग की घटना हो गया उसके बाद 3 लाख साल बाद क्या हुआ कि उसका तापमान जितना था उससे लगभग 4500 डिग्री केल्विन का तापमान जो है क्या हो गया, वो कम हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। यदि हम लोग बात करें ब्रह्मांड विस्तार, जैसे अभी हम कुछ देर पहले से बता रहे हैं कि ब्रह्मांड का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, आखिर ब्रह्मांड विस्तार का मतलब है क्या। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। यदि ब्रह्मांड विस्तार का मतलब यदि देखा जाए तो आकाशगंगाओं के बीच का दूरी का क्या होना, विस्तार होना। सिंपल सी बात है कि 2 आकाशगंगा है और उसके बीच का यदि दूरी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि आकाशगंगा का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, या ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। या तो फिर बहुत सिंपल शब्द में यदि बात करें तो विस्तार होने का मतलब होता है फैलना, ठीक है। जैसे कि यदि एक गुब्बारा है, ठीक है, उस पर यदि हम लोग बहुत सारा बिंदु वगैरह दे देते हैं और उसके बाद फिर उसका हवा भरते हैं तो क्या होता है कि हर एक बिंदु एक दूसरे से दूर चला जाता है, मतलब इसका विस्तार हो रहा है, उन दोनों बिंदु के बीच का दूरी बढ़ रहा है। तो ठीक इसी चीज़ को कहा जाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार होना, मतलब एक दूसरे के बीच का दूरी क्या हो जाना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना ही विस्तार होना कहलाता है, ठीक है। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दिया। यदि हम लोग बात करें स्थिर अवस्था संकल्पना तो ये हॉयल के द्वारा दिया गया था। अब हॉयल नाम का और अलग वैज्ञानिक आते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बिग बैंग को सिद्धांत को जब दिया गया था तो उसके आधार पर कहा जा रहा था कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, धीरे धीरे फैलाव हो रहा है, ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है। तो उसी बीच एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है हॉयल, ठीक है। हॉयल का पूरा नाम क्या है वो नहीं दिया है, लेकिन उसका हॉयल, ये भाई साहब आकर के कहते हैं स्थिर अवस्था संकल्पना उन्होंने दिया। उनके अनुसार कि ब्रह्मांड का जब ब्रह्मांड बना था ना तो उस टाइम ब्रह्मांड जितना बड़ा था अभी भी उतना ही बड़ा है और आने वाला समय भी ब्रह्मांड क्या होगा, उतना ही बड़ा रहेगा, मतलब ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल नहीं रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सबूत वगैरह मिले हैं जिससे वैज्ञानिक मानते हैं कि जो स्थिर अवस्था संकल्पना है ये गलत है। मतलब जो ब्रह्मांड का कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड एक जगह स्थिर है या तो फिर ब्रह्मांड धीरे धीरे नहीं फैल रहा है, ये क्या है, गलत है। क्योंकि अधिकांश वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है, ठीक है। जिस टाइम विस्फोट हुआ उस टाइम एक बिंदु से वो अलग अलग जगह पर फैला, तो फैलाव अभी भी जारी है। और इसी के कारण हॉयल ने भले ही स्थिर अवस्था का संकल्पना दिया है लेकिन इसको अधिकांश वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर यदि आते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि स्थिर अवस्था संकल्पना क्या है। अब जैसे कि यदि हम लोग बात करें हॉयल ने स्थिर अवस्था संकल्पना दिया था, आखिर ये स्थिर अवस्था संकल्पना है क्या। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा था, इसमें कोई विस्तार नहीं हुआ। तो जो हॉयल है, हॉयल का स्थिर अवस्था संकल्पना कहता है कि ब्रह्मांड जो है वो किसी भी समय जो है एक ही जैसा था। मतलब जिस टाइम ये ब्रह्मांड बना था उस टाइम भी ये एक ही जैसा था, ठीक है। मतलब जैसे बना था उस टाइम से लेकर के अभी तक यदि देखा जाए तो ब्रह्मांड वैसे ही है और ब्रह्मांड का कोई भी विस्तार नहीं हुआ है, ठीक है। देखो इसके बाद और भी बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन अभी हम 20 तक बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद का क्लास में हम लोग और आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है ना।